हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब्जेक्ट। मेरा नाम है मोहतन। हम आरआरबी जेई के बारे में मैंने आपको काफ़ी स्ट्रेटजी बताई थी और इससे पहले वीडियोस में मैंने पूरा एनालिसिस किया था पेपर्स का, मार्क्स का एनालिसिस किया था और मैंने कट ऑफ बनाई थी। आज हम देखेंगे CBT2 की जो सिलेबस है वो क्या क्या है और कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके चीज़ों को समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो CBT2 का जो एग्जाम प्लान है और जो जो एग्जाम पैटर्न या सिलेबस है वो कुछ ऐसा है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो उसके 15 क्वेश्चंस है और 15 मार्क्स की है। ठीक है, जनरल अवेयर जो आपने पहले जो CBT1 में दिया था सेम उस टाइप का है। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स की है, नॉर्मल वे जैसे ही आपने CBT1 में दिया उसी टाइप की आती है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में आएगा थोड़ा सा, वो 10 मार्क्स का आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिस क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर एनवायरमेंट्स के आते हैं, एनवायरमेंट से क्वेश्चन के आते हैं कि एनवायरमेंट में ये ब्लॉक क्या होता है, ये क्या होता है, और इस क्वेश्चन में आया तो बेसिक एनवायरमेंट क्वेश्चन काफी आते हैं कि अभी ये समिट कहाँ पर हुआ था, वो समिट कहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है वो है टेक्निकल, जो कि हमारा 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है हमारा? 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के के बारे में और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको CBT1 में समझाया था। कंप्यूटर के बारे में और एनवायरमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। आज मैं बात करूंगा टेक्निकल के बारे में, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है कि मतलब इसके होंगे टोटल 150 क्वेश्चन है और टाइम सिर्फ 2 घंटा है। ठीक है, तो और जो सिलेक्शन भी आपका डिसाइड करेगा वो टेक्निकल ही करेगा, बिकॉज 100 मार्क्स का पूरा टेक्निकल है और उसी से सिलेक्शन भी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस है और क्या क्या करना चीजें है। ठीक है, चलिए। तो जो पहला टॉपिक है हमारा जो सिलेबस का वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या सिलेबस आता है? इसमें हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, रजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, इंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और कैपेसिटेंस के बारे में पता होना चाहिए और कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए और कैपेसिटेंस के बारे में पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बेसिकली हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन वाले आते हैं। इन तीनों के, रजिस्टर का भी, इंडक्टर का भी, ये कैपेसिटर का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इनका जो डायमेंशन वाला फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए, इससे फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल बाय, इससे फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन बाय डी, इससे फॉर्मूले आते हैं। Q इक्वल टू CV से फॉर्मूले आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इन्हीं मतलब बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि ये जो एग्जाम का लेवल आपका बहुत टफ होगा, बेसिक होगा, लेकिन फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फॉर्मुले आपको पता होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रेजिस्टेंस के बारे में आता है, इंडक्टेंस के बारे में आता है, कैपेसिटेंस के बारे में आता है, और इनके जो कॉम्बिनेशन होता है, इंडिविजुअल सीरीज कॉम्बिनेशन जो हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और क्या बोलते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कलर कोडिंग के बारे में हो गया, बीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस से काफी टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इंडक्टर में भी यही क्वेश्चंस बनते हैं कि इंडक्टर सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, और बहुत सारे रिलेटेड कोई हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैपेसिटेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हमारा Q इक्वल टू CV वाला CV का क्वेश्चन भी आता है कि चार्ज निकालो, कैपेसिटर बताओ, एनर्जी बता लो। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से क्या हो जाते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो जब मैं इसके रिगार्डिंग आपको समझाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा CBT के ऊपर लेक्चर करूंगा, तो मैं इसी अकॉर्डिंग वो करूंगा मूव। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, वो पूरा पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके CBT में वो मैं सारे आपको करवाऊंगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। इसमें हमारा इतना ही हमें कवर करना होता है। नेक्स्ट है सर्कुलर लॉ। इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना हो? सबसे पहले हमें
करंट और वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, पैसिव सोर्स क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें केवीएल के जो लॉ है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, उतने टफ क्वेश्चन भी नहीं होंगे। ये कहाँ पे लगते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या है वगैरह वगैरह जी, जितने भी क्वेश्चंस है उनके रिगार्डिंग हमें इसमें करना पड़ेगा। मैं आपको जब जब पढ़ाऊंगा तो आपको थ्योरी भी लिखाऊंगा और इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं थोड़ी उसमें वो भी समझाऊंगा और आपको केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इसके अंदर थ्योरम्स है। जो अगला आता है वो आता है थ्योरम्स के बारे में। नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं, तो थ्योरम जो मतलब बेसिकली बहुत टाइप के थ्योरम्स है हमारे पास। सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी, ये थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बहुत इजी होंगे। आपको ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बहुत इजी आएंगे। ठीक है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको दूंगा। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे और इनसे कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं थ्योरी में कि कहाँ पे अप्लाई होती है ये जो थ्योरम से कहाँ पे अप्लाई होती है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है और क्या कंडीशन है वगैरह वगैरह। जैसे एग्जाम पे क्वेश्चन आता है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्या फाइंड करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है पावर निकालने के लिए उसका यूज नहीं किया जाता है, बाकी सब के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। पावर क्या होती है, पावर के कॉन्सेप्ट क्या हो गए, एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्या हो गए, ठीक है, पावर कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो सारे थोड़े बहुत हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो सर्कुलर लॉ में इतनी ही टॉप टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। जब मैं अब आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक्स वाइज पढ़ाऊंगा, हर चीज को समझाऊंगा। ठीक है, और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, जितना मैं उतना कराऊंगा कि आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, लॉज के बारे में पूछता है कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पीयर-सर्कुलर लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक ये जो सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, जितने भी मैग्नेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके क्वेश्चन बनते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरो क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एमएफ क्या होता है। तो जितना मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में सब आता है, साथ ही साथ रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, जो भी ऐसी चीज जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है उसको हम रिलेक्टेंस बोलते हैं। जैसा करंट के लिए रेजिस्टेंस होता है वैसी फ्लक्स के लिए रिलेक्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला पूछता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आते हैं। साथ ही साथ हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में पूछता है कि हिस्टेरेसिस कर्व कैसा बनता है, इसमें बीएच ग्राफ कैसा होगा, लीनियर के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर क्या होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे आप मतलब क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बहुत वाइड है बट हमें बहुत स्पेसिफिकली मूव करना पड़ता है, टू द पॉइंट करना पड़ता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनमें से कौन सी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो सब हमें यहाँ पे मतलब पढ़ना होता है। और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, रिलेक्टेंस पूछने को आता है। ठीक है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसका कॉन्सेप्ट हो गया, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक है, मतलब हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो बारी बारी से मैं आपको कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। अभी तो मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया प्रोवाइड मतलब कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टॉपिक वाइज पूरा एलाबोरेट करके समझाऊंगा कि किस पॉइंट में क्या होता है, किस में क्या है। तो आप कॉपी लेके एकदम बढ़िया अगर आप नोट बना लेंगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे कि फ्लक्स, जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस होता है।
तो इस पर न्यूमेरिकल के बाद आता है MF इक्वल टू NI अपॉन रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस आपको दिया रहेगा, MF आपको निकालना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल देते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कभी कभार पूछ लेता है आपसे, बहुत बार पूछा है, B डॉट ds कितना जीरो होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे मतलब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा, सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट हो गया कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर में कितना होता है, एंड्स में कितना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट NI वाला जो हमारा ये फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ एक चीज और है कि आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, वो आपको आने चाहिए। किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला कई बार पूछ सकता है। साथ ही साथ यूनिट्स भी बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आपको यूनिट्स पे थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एसी फंडामेंटल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एसी के कॉन्सेप्ट आते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, निकालने को आता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, और इक्वेशन क्या होती है वोल्टेज की, करंट की, और एवरेज वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, इनमें रिलेशन आपस में क्या क्या होता है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। रिपल फैक्टर क्या होता है, RL सर्किट क्या होता है, RC सर्किट क्या होता है, सीरीज RLC सर्किट क्या होता है, पैरेलल RL सर्किट क्या होता है। इन सब में पावर फैक्टर पूछता है, पावर फैक्टर क्या होता है। एक्टिव पावर के बारे में पूछता है, P इक्वल टू VI cos Y क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फंडामेंटल में आते हैं। साथ ही साथ जब RLC सर्किट आता है तो रेजोनेंस की कंडीशन आती है, तो रेजोनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताएंगे, बताने में क्या होगा, ये घटाने में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, वगैरह वगैरह। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। वो एग्जाम में पूछता रहता है कि क्वालिटी फैक्टर इसका बताओ, सीरीज RLC का बताओ, पैरेलल RLC का बताओ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में पढ़ने होते हैं, इनके फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। इनमें लर्न करने वाली चीज बहुत है, समझने वाली भी चीज है, और फॉर्मूले लर्न करने वाली बहुत चीजें है, ठीक है। और उसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल काफी ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू द थ्योरी। इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम सारे जितने भी न्यूमेरिकल इसमें से बन सकते हैं मैं आपको सारे करवाऊंगा। A to Z आपके कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेंगे, जितने भी फॉर्मुलेस होंगे आपको मैं सब लिखाऊंगा, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था एसी फंडामेंटल के बारे में। इसमें एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसकी वैल्यू पीक मतलब पीक फैक्टर हो गया, पीक वैल्यू कब जाएगी, कितने टाइम में ये यहाँ पहुंचेगी, कितने टाइम में नीचे आएगी। तो मैं आपको बारी बारी से समझाता रहूंगा, और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मेजरमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं, EMI भी बोलते हैं। आपने EMI पढ़ा हो, मेजरमेंट बोलते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे क्वेश्चन बनता है वो बनते हैं एरर से क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप की एरर है, आपको एरर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। एरर निकालने को आती है, एब्सोल्यूट एरर, और हमारी क्या होता है ये क्या होता है, रिलेटिव एरर हो गई। अच्छा, एमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चन आते हैं कि एमीटर को ऐसे लगाया, एमीटर तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी, एमीटर को ऐसी रीडिंग क्या आएगी। PMMC से क्वेश्चन आते हैं, PMC हो गया। थोड़ा सा EDM हो गया, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप हो गया, और MI से क्वेश्चन आ गए। हमारे थोड़े वॉट मीटर के क्वेश्चन आ गए। तो यहीं पे हमारी मेजरमेंट क्या होती है, ऑन हमारे क्वेश्चन इससे फॉर्म हो जाते हैं। बाकी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी होते हैं, मैं आपको वो भी करूंगा, लेकिन जो मोटा मोटा आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से आपके यहाँ पे फॉर्म मतलब ये हो जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर के बारे में बोलता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, और डैम्पिंग कितने टाइप की होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितने टाइप का होता है, किस पे डिपेंड करता है, हम कैसे बढ़ाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप की डैम्पिंग होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा होता है, कौन से कंट्रोल यूज करते हैं। सिंपल थ्योरेटिकल ये मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि इसमें आपको घुमाएगा, हो डायरेक्ट कुछ भी नहीं आपका नहीं घुमाएगा, डायरेक्ट ही पूछेगा। इसलिए हमें पूरा उसको कवर करना है, और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये था हमारा मेजरमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बात करूं इलेक्ट्रिक मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दोनों टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका जो EMF का फॉर्मूला है उससे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, किस फिनोमेना में वो करता है काम ये करता है। कुछ इसके करंट के बारे में आ जाते हैं, टेस्टिंग के बारे में आते हैं, कौन सी टेस्टिंग होती है, इसके नो लोड टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। फिर आती है हमारी सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें स्टेटर फ्लक्स क्या होता है, रोटर फ्लक्स क्या होता है, क्या स्पीड होती है, और हम कैसे पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। हंटिंग के बारे में क्वेश्चन आते हैं, डैम्पिंग के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और क्यों इसमें जो पावर फैक्टर कंट्रोल है बहुत ज्यादा आता है। पावर फैक्टर कंट्रोल कौन बहुत ज्यादा आता है, एक्साइटेशन कैसे कंट्रोल करके हम पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिव पावर के बारे में आता है, रिएक्टिव पावर के बारे में आता है। ठीक है। और इसके जो ग्राफ हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हंटिंग का फिनोमेना आ जाता है कई बार, और कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, किस स्पीड में दौड़ मतलब ये दौड़ती है, और जो इसका SCR क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है OCC SSC ग्राफ हो गया। तो बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें कमियां आते हैं, थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम यहाँ से हो जाते हैं। अगली मशीन हमारी इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है 3 फेज और एक है सिंगल फेज। तो 3 फेज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि किस प्रिंसिपल में काम करता है, स्लिप क्या होती है, NS क्या होता है, NR क्या होता है, स्लिप क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक इसमें से हमारे आ जाते हैं। और रोटर टॉर्क, लोड टॉर्क क्या होता है, ये टॉर्क क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। स्पीड कंट्रोल के बारे में, ये इंडक्शन मोटर के बारे में आता है कि 3 फेज में अंदर उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं हमारा रोड, ये और ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और लोड बढ़ने पे क्या होता है। स्पीड टॉर्क टाइम का एक ग्राफ होता है ऐसा, टॉर्क और स्पीड का ग्राफ होता है, टॉर्क स्पीड का ग्राफ होता है, स्लिप ग्राफ होता है। तो क्या मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, फुल लोड टॉर्क कितना होता है, मैक्सिमम स्लिप कितनी होती है, क्या बोलते हैं मैक्सिमम लोड की, ये मैक्सिमम टॉर्क की ये जो कंडीशन क्या होती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं पूछेगा आपसे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है। आप बिल्कुल आपने बात पढ़ ला एकदम आप क्वेश्चन को कैच कर लोगे। सिंगल फेज क्वेश्चन में सिंगल मोटर के बारे में आता है, कौन सी मोटर का यूज कहाँ पे होता है, किस मोटर का पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, किसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इनकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आती स्पेशल मशीन्स के बारे में आता है, जैसे आपकी स्टेपर मोटर हो गई, कहाँ यूज होता है, और आपकी सिंक्रो मोटर हो गई, जो भी हाइब्रिड मोटर हो गई, हिस्टेरिसिस मोटर हो गई, ये सब के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन, कहाँ यूज करते हैं, क्या इनका स्पेशल, इन सब चीजों में क्या क्या स्पेशल है, उसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट हमारी होती है ये डीसी मशीन। डीसी मशीन से इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आता है। अगर जनरेटर की बात करूं तो इसमें जो ईएमएफ वाला क्वेश्चन है, इजिकल टू P5 NZ अपन जो 60 है, इससे एक न्यूमेरिकल आ जाता है बहुत बार। ठीक है। और मोटर से स्पीड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपके आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आता है, ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आता है, आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, कम्यूटेटर के बारे में आता है, और कई बार इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कई बार वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं डीसी मशीन में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और ज्यादातर मोस्टली जो पूछता है वो सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा मतलब ये देखे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए होंगे प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको सब करवाऊंगा, और फास्ट करेंगे क्वेश्चन को ताकि आपके आइटम अच्छे से बन पाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है जनरेशन सिस्टम, एक होता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है। तो जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोलिक, आपका हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आता है, डीजल पावर प्लांट के बारे में आता है, कोल पावर प्लांट, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फॉल्ट के बारे में आता है, ट्रांसमिशन लाइन के मतलब जो पैरामीटर है RLC, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, इनके फॉर्मूला के बारे में मतलब काफी क्वेश्चन आते हैं, और फॉल्ट के बारे में आता है, केबल्स के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है। और इंसुलेटर के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। ठीक है। और जो ये हमारा सर्किट ब्रेकर्स के बारे में क्वेश्चन है, जैसे हमारा एक होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन होता है, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, इसमें रिले के कॉन्सेप्ट आते हैं, रिले के बारे में आता है, सर्किट ब्रेकर के बारे में क्वेश्चन आता है कि रेलवेज में कौन से ब्रेकर को यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां एयर ब्लास्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, तो किस ब्रेकर को कौन सी वोल्टेज में यूज करते हैं, किस ब्रेकर कौन सा ब्रेकर सबसे अच्छा होता है, कौन सा ब्रेकर सबसे बेकार होता है, रिले कौन सी अच्छी है, इसके संग कौन सी रिले होती है, जैसे आपकी डिस्टेंस रिले होती है, मोह रिले होती है, इंपीडेंस रिले होती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इन्हीं के अंदर आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो जो पावर सिस्टम से क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, और एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, हम दोनों को करेंगे कवर। ठीक है। तो इसमें इतनी चीजें हमारी इसमें अंदर आती हैं। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाइट इंस्टॉलेशन के बारे में आता है। हमारे घर में जो लाइट इंस्टॉलेशन होती है वो कैसे कैसे होती है, कैसे इसके प्लग्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग हमारा ये जो क्वेश्चन आता है। आई रूल्स, जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ डिफरेंट प्लग्स के बारे में क्वेश्चन आता है, वायर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे प्लग्स होते हैं, कितने टाइप के प्लग्स होते हैं, थ्री ये जो एम्पेयर वाले प्लग होते हैं, इन ये वाले प्लग में कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, इस प्लग में कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, और कौन कौन सी वायर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ हमारा अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने टाइप की अर्थिंग होती है, और अर्थिंग में क्या क्या यूज किया जाता है, अर्थिंग को कैसे इंप्रूव करें। तो ये सारे क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। इसमें ल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है बहुत ज्यादा है। इसके अंदर इसके फॉर्मुलेज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है और स्पेडिशन फॉर्मूला होता है, बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, इल्यूमिनेशन के बारे में आता है। ठीक है, साथ साथ हमारा वेल्डिंग के बारे में आता है कि वेल्डिंग कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, कौन कौन सी वेल्डिंग फैक्ट्री है, किस वेल्डिंग होती है। हमारा हीटिंग के बारे में आता है, हीटिंग किस टाइप की हीटिंग होती है वगैरह वगैरह, और किस टाइप की हीटिंग का कहाँ पे यूज किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, कई बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभार आपसे वो इलेक्ट्रिक ड्राइव के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या क्या होती है, क्या क्या यूज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वैसे आया नहीं है, सिलेबस में लिखा है, बट ये रेयरली आता है, बट फिर भी इसको हम देख लेंगे ऊपर ऊपर। जो मेन यूटिलाइजेशन से कॉन्सेप्ट बनते हो इन्हीं से ही बनते हैं, इल्यूमिनेशन से, वेल्डिंग से, हीटिंग से और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। कौन सी इफेक्टिव वेल्डिंग होती है, कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, इंडक्शन वाली क्या होती है, ये टाइप की क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर वाली क्या होती है, वगैरह वगैरह, किसमें क्या क्या हम क्या कर सकते हैं और किसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये था यूटिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, डायोड्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो इसके सेमीकंडक्टर के बारे में थ्योरी आती है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, और क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक कौन सा होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इनकी डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, होता है। फिर डायोड्स के बारे में आता है कि डायोड की थ्योरी आ गई। डायोड से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इसमें डायोड से जो रेक्टिफायर का भी न्यूमेरिकल्स बहुत बार एग्जाम में आता है, तो वो हमें पढ़ना है। साथ साथ बीजेटी के बारे में आता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, टफ बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉमन एमिटर के बारे में आ सकता है, मोस्टली जो ज्यादातर आता है वो कॉमन एमिटर के बारे में आता है। इसका अल्फा अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इसके बारे में आता है कि आईसी क्या होती है, आईबी क्या होती है, और आई क्या होती है, इन सारी करंट्स के बारे में आता है। साथ साथ फैट के बारे में आता है, बट फैट के बारे में उतना नहीं आता, नॉर्मली आता है। ठीक है, फैट क्या होता है, जे फैट क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, इतना ही पूछेगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी इससे नहीं आते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट आएंगे। उतना ही हमें यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, कवर करेंगे। न्यूमेरिकल का जो आपका पोर्शन रहेगा वो बीजेटी हो सकता है और डायोड वाला पोर्शन हो सकता है, बस इसमें इतना ही है। साइंस साथ कभी कभार क्या हो जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमसे क्या बोलता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे नंबर सिस्टम्स होता है, कभी कभार नंबर सिस्टम भी एग्जाम्स में आ जाता है। ऑल्दो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट नंबर सिस्टम और गेट्स के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और एक दूसरे को जो कन्वर्ट करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो पूछ लेता है एग्जाम में। साइंस हमारे गेट्स के बारे में पूछता है, कौन सा गेट कैसे होता है, किस गेट से कैसे बनता है। बस हो गया, इतना ही हमसे इसमें रिगार्डिंग वही पूछता है, और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। बहुत सिंपल सिंपल ये जो जो क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में पूछता है कि ये जो आपकी ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, और इस गेट को कन्वर्ट करने में हमें कितना ध्यान लगता है, इसको करने में कितने गेट्स हमें यूज चाहिए वगैरह वगैरह, इसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही है, ज्यादा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सारे टॉपिक्स को समझाऊंगा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन अभी तक आए, हम उन सबकी प्रैक्टिस को कर लेंगे। ठीक है, तो इतना था सिलेबस के बारे में, मैंने आपको थोड़ा समझाया कि सिलेबस क्या क्या है। अब थोड़ा प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजीज को समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें अगर एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने पहले भी तैयारी की तो वो तो ठीक है, जो अभी अभी फिलहाल सीबीटी उनको लग रहा है कि मेरा क्लियर हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो वहाँ पे गाइड दूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं।
ठीक है, क्योंकि नोट्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी बुक उठाए पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। आप एक कॉपी लीजिए, ज्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमें शॉर्ट्स नोट्स, मतलब नोट्स बनाने हैं अपने समझने के लिए, कि ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे लिए काम बोला है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 सब्जेक्ट बनाए, तो आपको 1 से लेके 10 सब्जेक्ट के नोट्स नोट्स बनाने हैं। आपको कैसे नोट्स बनाने हैं मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, तो आपको सारे सारे नोट्स को लिखना है और उनको आपको याद करते रहना है। उसके अलावा आपको बाकी कुछ और भी नहीं पढ़ना है। आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, कि जैसे क्या होता है कि मैथ को आप तो पढ़ाई कर लिया आपने, लेकिन उसको रिवाइज भी करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस समय मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस समय मुझे क्वेश्चन को लगाना है। अगर आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह ये करना है, इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, 2 बजे मुझे ये करना है। अगर आप ऐसा करोगे, जैसे अगर आपने ये करा कि आज आप एक सब्जेक्ट को 2 बजे पढ़ रहे हो, कल आप 3 बजे पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन आप 6 बजे पढ़ रहे हो, ऐसे प्लानिंग नहीं होती। आपको कंसिस्टेंट देना पड़ेगा। अगर आप डेली पढ़ो 2 बजे, तो आपको 2 बजे से ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे का जो दिमाग होता है वो रात के टाइम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है किसी को, या किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज करो और उसमें अपनी पढ़ाई को करो। तो ये प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, बिना प्लान से कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, आप कितना ही पढ़ाई कर लो, अगर आपने प्लान नहीं करा, और प्लानिंग का मतलब ये भी होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतनी जल्दी कंप्लीट करना है, इसको मुझे इतनी जल्दी कंप्लीट करना है, मुझे इसको इतना रिवाइज करना है, मुझे इसको ऐसे रिवाइज करना है। तो एक स्ट्रेटेजी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। वो आपको प्लान बनाने में बीच बीच में मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको खुद के लिए भी एक प्लान यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। मेंटल प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा, तो आपकी पढ़ाई बहुत, आप सब भूल जाओगे। अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, अभी आप जो फॉर्मूला बोलोगे, एक 15 दिन बाद वो फॉर्मूला सेट आपके क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूसली हर सुबह उठ के रिवाइज करना पड़ेगा। एक आधा 1 घंटा रिवीजन देना पड़ेगा। और हफ्ते में एक दिन आपने जितना पूरे हफ्ते में पढ़ा है, उसको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। एक होता है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन। डेली रिवीजन में क्या होता है, जो आपने आज पढ़ा वो आप सुबह रिवाइज मतलब करो। डेली रिवाइज में आप एक दिन वाला करते हो रिवाइज, और वीकली रिवाइज में आप पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लेते हो। तो आप दोनों कर लोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। रिवीजन से चीजें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टेस्ट देने मतलब ये पढ़ेंगे आपके लिए। मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक, जो हमारा जब भी अगर हम ये क्या सैटरडे को मैं एक आपको स्क्रीन में दे दूंगा टेस्ट, आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, फिर आपको मैं यही समझा भी दूंगा कैसे कैसे करना है। साथ ही साथ मैं आपको जो क्वेश्चन है वो कर दूंगा। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को करके ज्वाइन करके अपनी स्पीड को देख सकते हैं कि मैं कितने कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें अपनी रियल प्लानिंग पता चलती है। रियल टाइम एनालिसिस आता है कि कितना कितना हमने पढ़ाई करी है, और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे पास, हम उसको उस पढ़ाई से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम इतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ, हमें एग्जाम आता है, पर एग्जाम आता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो वो वहीं पे है कि आपको एग्जाम मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड क्या हो, ये स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स भी बनाए, जैसे आपके फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुले के आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं। वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए आपके क्या आ सकते हैं, काम आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम की सुबह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इवन ये नोट्स भी नहीं पढ़ने आपको। तो क्या करना है आपको, साथ ही साथ जो आपने पूरी पढ़ाई करी है इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। सारे फॉर्मूले इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और आपको फॉर्मूले लिख के सारे शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करके उनको बना लेना है। और वो आपके वो आगे के लिए क्या जाएंगे काम। जैसे आपने मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आर का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको लर्न नहीं हो रहा है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू फॉर्मूला एनर्जी वाला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूला आप लिख के उसको आप याद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेटेड रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है, जब हम नए नए तैयारी करने बैठते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब दिन निकलते हैं, 4-5 दिन है, तो धीरे 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 करके वो डाउन चले जाता है। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, मोटिवेटेड करना है। अपने मोटिवेशन लेवल को या तो बढ़ाए रहो, या फिर कंसिस्टेंट मेंटेन रखो, उसको नीचे मत आने देना अप टू द मार्च अप्रैल तक का। आपका जब तक CBT एग्जाम नहीं होता, आप जिस तरह CBT 1 की तैयारी कर रहे थे, 4-5 घंटे पढ़ रहे थे, बिलीव मी अभी भी आपको वही चीज़ को मेंटेन रखना है। और हो सके तो अपने घंटे आप और इंक्रीज कर लो। अपने आप को थोड़ी देर निकलो, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। ठंड चल रही है, मुझे
मालूम है ठंड का मौसम है, बाहर ठंड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस साल की ठंड को थोड़ा झेल के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ये सोच के कि मुझे एग्जाम हर हाल में निकालना है, मुझे जेई बन के रहना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपसे बोलूँगा वो यही पॉइंट है भैया, मोटिवेटेड रहो। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो ये सारे काम आपके लिए ईजी पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को डेली मोटिवेट करिए। ठीक है, साथ साथ प्लानिंग भी करते रहिए। ठीक है, फिर ओके देन, आज के लिए इतना ही। हम मैं जल्दी से अब क्या क्या करूँगा, और 1-2 दिन के अंदर इसके लेक्चर आने को कर दूंगा शुरू, मतलब ये मैं शुरू कर दूंगा, और चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक समझाना शुरू कर दूंगा। आपसे मेरा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको उस तरह कॉपी लेके पूरे नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है, और क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा, मैं आपको स्क्रीन में सारे जितने भी आए क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।